तो मेरा नमस्कार, मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का जो मेरा विषय है वो हिंदी भाषा उद्भव और विकास। हिंदी भाषा वस्तुतः फारसी भाषा ग्रीन पेन या ब्लू ताकि आपको दिखाई दे। इसका अर्थ है हिंदी के हिंद से ही संबंधित है और इस शब्द की निष्पत्ति सिंधु से हुई है। ईरानी शब्द से है। ईरानी जो भाषा है उसमें स को है बोला जाता है और इस प्रकार से सिंधु शब्द से हिंदू शब्द बन गया और कालांतर में हिंदू शब्द पूरे भारतवर्ष का पर्याय है और हिंदू से हिंदी में ये तब्दील हो गया, वहाँ की बोले जाने वाली भाषा। ये थोड़ा सा बैकग्राउंड यानी भूमिका आप सबके लिए। भारत एक बहुभाषी देश है, अनेक भाषाएं यहाँ बोली जाती हैं। हिंदी का क्षेत्र अन्य भाषाओं के क्षेत्र की अपेक्षा कुछ व्यापक और विस्तृत है। जैसा कि आपको पता है कि लगभग 10 राज्य जो हैं भारत में हिंदी बोली जाती है। हिंदी बोलने वालों की संख्या न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी हिंदी जो है वो अधिकतर जगह बोली जा रही है। हिंदी बोलने वालों की संख्या भारत के साथ साथ हिंदी के घनिष्ठ संबंध विश्व के साथ भी बना रही है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा है। हाँ, ये क्वेश्चन मार्क अभी भी है कि ये राजभाषा नहीं बन पाई है। प्रश्न ये उठता है कि हिंदी की उत्पत्ति कब और कैसे हुई। भाषा शास्त्रियों ने संसार के समस्त भाषा परिवार जो हैं वो 12 भाषा परिवार हैं उनको विभक्त किया है। तो भारोपई परिवार में ये आती है हिंदी। भारोपई को 2 भागों में बांटा जाता है, जैसा आपकी डायग्राम में देख रहे हो, केतुम और सप्तम। इसके बाद सप्तम को फिर 3 भागों में बांट दिया जाता है, ये आप इसमें देख रहे हो, रूसी, आर्मेनियन और भारत ईरानी। भारत ईरानी की फिर से हम क्योंकि हमें तो हिंदी पे आना है, यहीं की बात हम करेंगे। ईरानी, दरद और भारतीय। ईरानी में फारसी, तजाजिक और पाश्तो। दर्द में कश्मीरी और संस्कृत व भारतीय आर्य भाषाएं हैं। आइए आगे बात कर लेते हैं। भारत ईरानी भाषा के जब आरंभ हुआ था, एक ही भूभाग पर दोनों भाषाएं शुरू हुई थी, भारत और ईरानी भाषा, क्योंकि दोनों एक ही जगह रहने वाले माने जाते हैं, एक ही भाषा बोलते थे। बाद में उनका एक दल ईरान में जाकर बस गया, दूसरा दल भारत में आकर निवास करने लगा। अवेस्ता पुरानी ईरानी का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है, जिसकी भाषा आर्य भाषाओं के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद से मिलती जुलती मानी जाती है। पहले के साहित्य में माध्यमिक ईरानी का भी प्रमुख रूप से हमें इसके जो प्रूफ कह लो आप या स्रोत कह लो वो उपलब्ध है। आधुनिक ईरानी का प्राचीनतम स्वरूप फिरदौसी की शाहनामा में भी विद्यमान है। भारतीय आर्य भाषाओं को हम समझने के लिए उसे 3 भागों में विभक्त किया जाता है, बांटा जाता है, जो इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको दिखा रही हूँ। जितना कम से कम में ज़्यादा समझाने की कोशिश इस वीडियो के माध्यम से की जा रही है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन आर्य भाषाएं और आधुनिक आर्य भाषाएं। टाइम पीरियड आपको ज़रूर ध्यान रखना है, 1500 से लेकर 500 ईसा पूर्व की बात है और इस समय पर संस्कृत। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं जो कि 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक है, ना कि ईसा पूर्व। ये 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक की भाषाएं हैं और आधुनिक में 1000 ईस्वी से लेकर अब तक की भाषाएं हैं। अब देखिए
इस डायग्राम को पूरी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं में संस्कृत आती है और संस्कृत को हमने दो भागों में विभाजित किया है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का जो समय है वो 1500 ईस्वी से लेकर 1000 तक, और लौकिक काल ईसा पूर्व, ये आप समझ ही गए होंगे, 1000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक ये लौकिक संस्कृत का है। जो वैदिक संस्कृत है इसमें हमारे चारों वेद आते हैं। चारों वेद कौन कौन से हैं ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। रामायण और महाभारत लौकिक में आते हैं। दूसरी काल की तरफ चलते हैं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, जिसका समय मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व, ना करके 1000 ईस्वी। इसके अंतर्गत जो भाषाएं आती है, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश आती हैं। पाली जिसमें बौद्ध साहित्य लिखा गया है, इसका समय भी हम देख सकते कि 1000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक या 1 ईस्वी तक के समय को हम पाली का समय कहते हैं। प्राकृत 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक, और अपभ्रंश जिसमें जैन साहित्य आता है। प्राकृत का जैन साहित्य आप जानते ही हैं। अपभ्रंश जिसमें 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक। इसके अलावा इसकी जो पहला जो शुरुआत अपभ्रंश की मानी जाती है वो विक्रमवंशीय कालिदास के नाटक के गुरु से मानी जाती है, यानी विक्रमवंशीय जो कालिदास द्वारा लिखित नाटक है उसमें अपभ्रंश के प्रथम साक्षात्कार हमें दिखाई देते हैं, ये माना जाता है विद्वानों के अनुसार। आधुनिक आर्य भाषाएं 1000 ईस्वी से लेकर अब तक की, जिसमें खड़ी बोली आती है और जिसको हम कोरवी भी कहते हैं, जिसके बहुत सारे एग्जाम्पल आज आप देख ही रही हैं। अगर मैं विकास क्रम की बात करूं, बहुत बार पूछा जाता है ये विकास क्रम, नेट की परीक्षा में भी आता है, तो इसको देखिए, जो हमने पढ़ा है उसी को यहाँ लेके आए। वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, इसके बीच में अवहट भी आता है, यानी इसी का बिगड़ा हुआ रूप अपभ्रंश का, जिससे हिंदी बनी है, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने इसी को स्वीकार किया है। आइए अगले पेज पर चलते हैं। अब एक एक को हम एक्सप्लेन करते हैं। माध्यमिक आर्य भाषाएं, पाली की बात करते हैं। संस्कृत और वैदिक संस्कृत की बात हम पहले कर चुके हैं। पाली जो कि 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक का समय है। बौद्ध साहित्य, त्रिपिटक, जातक कथाएं, धम्मपद और बुद्ध घोष की जो अष्ट कथाएं हैं या फिर बुद्ध के जो उपदेश हैं वो इसी में है। शिलालेखीय प्राकृत भी इस समय पर पाई गई है। प्राकृत की बात कर ले तो प्राकृत जो है 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक है। इसके भी 5 वेद माने जाते हैं, जो जिसको हम आगे भी डिस्कस कर रहे हैं। मागधी, अर्धमागधी, महाराष्ट्री, खसिया, पेचासी और सोरसेनी, ये प्राकृत के भाग हैं। अपभ्रंश जो कि 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक दिखाया जाता है, इसको 7 रूपों में हम करते, तो वही 5 पहले वाले जो कि क्योंकि उसी का आगे सुधरता हुआ रूप यहाँ हम कहते हैं, तो वही 5 तो पहले से, फिर कुछ एक ऐड हो गई इसमें, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगी। सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। मागधी की बात हम कर रहे थे, तो नंबर 1 मागधी, इसके अंदर 4 उपभाषाएं हैं, बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया। 4 नंबर ये उपभाषाओं के लिए मैंने नंबरिंग की है। पहले हम सातों के नाम देख लेते हैं। मागधी, अर्धमागधी, महाराष्ट्री, खस, ब्राह्मण, सोरसेनी और
85। ये 7 हो गए, इनमें से 5 पहले हम प्राकृत में पढ़ चुके हैं। ये उपभाषाएं हैं, तो ये देखिए बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया, जिन्हें आज अपने संविधान में 22 भाषाओं का दर्जा दिया गया है। पूर्वी हिंदी, छठी मराठी, 7वीं पहाड़ी, 8वीं सिंधी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, फिर हिंदी और पंजाबी, यानी 13 यहाँ तक आ गई। लेकिन अपने पास तो 22 भाषाएं हैं, वो आगे हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे कैसे कैसे कहाँ आई। अब यहाँ डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आधुनिक आर्य भाषाएं हैं। हिंदी का जो विकास है अपभ्रंश से हुआ है। अधिकांश विद्वानों का मानना है कि 1000 ईस्वी के आसपास हिंदी की शुरुआत हुई है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संवत 1715 से संवत और ईस्वी में क्या अंतर है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। पुष्प को इन्होंने प्रथम कवि माना है। डॉक्टर पीताम्बर और राहुल सांस्कृत्यायन जी ने संवत 700 से आधुनिक आर्य भाषाओं की शुरुआत मानी है। डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल जी ने संवत 900 से, डॉक्टर श्याम सुंदर दास और आचार्य रामचंद्र शुक्ल तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने संवत 1050 से मानी है। इस प्रकार से जो सर्वसम्मत रूप है वो संवत 1050। अगर ईस्वी की बात करें तो हम 933 ये माना जाता है। अब हिंदी की उत्पत्ति की बात कर ले। प्राचीन आर्य भाषाओं में हिंदी शब्द का प्रयोग हमें कहीं नहीं मिलता है। हिंदी का बोलचाल की भाषा में सर्वप्रथम मुसलमानों द्वारा किया गया है। आज जिस भाषा को हम हिंदी कहते हैं, कबीर ने उसे बाखा कहा है। आधुनिक विद्वान हिंदी, हिंदू, हिंद को क्रमशः सिंधी, सिंधु और सिंध के फारसी रूपांतरण से मानते हैं। भाषा विज्ञान की दृष्टि से संस्कृत से स ध्वनि अधिकतर स्थलों पर फारसी में है ध्वनि में उच्चारित होती है। 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारत के फारसी कवियों ने हिंदी के लिए जो है हिंदवी, हिंदुई, देहलवी, दक्षिणी जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। भारतीय फारसी कवियों में अबुल हसन अमीर खुसरो का नाम महत्वपूर्ण है। हिंदी शब्द ने प्राचीन अर्थ से वर्तमान अर्थ तक पहुँचते पहुँचते कई शताब्दियों की लंबी यात्रा को तय किया है। अब देखिए ये परिचय है हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां। ये अलग विषय है, लेकिन मैं इसी में इंक्लूड कर रही हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएं। अब यहाँ कितनी है, 5 उपभाषाएं हैं और 18 बोलियां हैं। हिंदी को 5 उपभाषाओं में बांटा गया है। ये कौन कौन सी हैं आइए देख लेते हैं। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी हिंदी। इन्हीं को पश्चिमी हिंदी की बात करें तो पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली पहले ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। इनकी मैंने ट्रिक भी बना रखी है, वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप देख लेना। यहाँ सिर्फ परिचय मात्र है। पूर्वी हिंदी को हम अब से याद करते हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तीसरा हम राजस्थानी में चारों एरिया के अनुसार बांटा गया, चारों दिशाओं के अनुसार। जैसे मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थान को, जयपुरी पूर्वी राजस्थान को, और मेवाती उत्तरी राजस्थान, और मालवी जो है दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती हैं। पहाड़ी की अगर हम बात करें, तो पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी, यानी पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी को बांट करके चीज़ें बताई गई हैं। बिहारी में भोजपुरी, मैथिली और मगही 3 हैं। इस प्रकार से हम काउंट कर सकते हैं कि 5 खड़ी बोली में 3, पूर्वी हिंदी में तो हमारी 8 हो गई, राजस्थानी में 4, तो 8 और 4 12, और
4 जो है पहाड़, 3 जो है पहाड़ी में। कौन कौन सी? पहाड़ी, कुमायूं और गढ़वाली। 12 और 3 15, और बिहारी में फिर से 3, तो 15 और 3 18। तो इस प्रकार से हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां हो जाती हैं। उम्मीद करती हूँ आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। हिंदी भाषा के विकास की बात करें तो हम 3 भागों में उनको फिर बांटते हैं: प्राचीन काल, मध्य काल और आधुनिक काल। 1000 ईस्वी से लगभग 1000 ईस्वी यानी 933 ईस्वी से माना जाता है। 1500 ईस्वी तक को हम प्राचीन, जिसमें आदिकाल हमारा आता है। मध्य काल की बात करें तो मध्यकाल में 1500 ईस्वी से लेकर लगभग 1800 ईस्वी तक। पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहते हैं और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहते हैं। आदिकाल में जैसा आपको पता है कि सिद्ध, नाथ और जैन आते हैं। इनकी भाषा जैसे सिद्धों की अपभ्रंश भाषा, नाथों की शुद्ध खड़ी यानी कई भाषाओं का सम्मिश्रण है, जैनों की प्राकृत है। राजस्थान में डिंगल और पिंगल, और इसकी जो मिश्रित भाषा में आल्हा लिखे गए हैं, और वीर रस इस समय की प्रधानता है। आपको छोटे से ही में इसकी विशेषताएं यहाँ बताई गई हैं। आदिकाल की भक्ति काल, जिसको भाषा की दृष्टि से देखें तो 2 भागों में ज़्यादातर बांटा जाता है, अवधि और ब्रज में। और वैसे डिस्ट्रीब्यूशन करें तो सगुण और निर्गुण धाराएं थी। सगुण की आगे 2 धाराएं, सगुण यानी जो अवतारवाद में किसी मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे, राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा। निर्गुण जो ऐसे अनंत सर्वव्यापी जिसका कोई रंग रूप नहीं है उसको ईश्वर मानते थे, तो संत और सूफी आते हैं। उत्तर मध्यकाल की बात करें तो रीतिकाल है। रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया है: रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। ये हम बहुत सारी चीज़ों में पढ़ चुके हैं। सारी चीज़ें, पूरा हिंदी का साहित्य आपको यहाँ दर्शाया गया है। आधुनिक काल की बात करें तो 1850 से अब तक भारतेंदु युग, 1850 से लेकर 1900, द्विवेदी युग 1900 से लेकर 1920 तक, छायावाद 1920 से लेकर 1930 तक या 36 तक हम कह सकते हैं, प्रगतिवाद 1936 से 1943 तक, प्रयोगवाद 1943 से लेकर 1950 तक, नई कविता 1954 से लेकर 1960 तक और समकालीन कविता 1960 से लेकर अब तक है। आधुनिक काल में भाषा के विकास को समझने के लिए निम्न बिंदुओं पर हमें समझना जरूरी है। खड़ी बोली के विकास के क्या कारण थे, खड़ी बोली को गद्य के रूप में किस प्रकार से विकास हुआ, खड़ी बोली का पद्य के रूप में विकास, आज़ादी से पूर्व हिंदी का विकास, राष्ट्रीय आंदोलन और नव जागरण में हिंदी का विकास, राष्ट्रीय आंदोलन में साहित्यिक संस्थाओं की भूमिका, राष्ट्रीय आंदोलन में हिंदी पत्र पत्रिकाओं की भूमिका, राष्ट्रीय आंदोलन और हिंदी साहित्य, आज़ादी के बाद हिंदी का विकास क्रम किस प्रकार से चला, हिंदी विकास में कार्यरत जो सरकारी प्रयास हैं वो राजभाषा, राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी की मान्यता, हिंदी के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्याप्ति, हिंदी और संचार माध्यम, ये सारे पॉइंट लेकर के हम इसको विस्तृत रूप धारण कर सकते हैं। उपसंहार की बात करें, अंततः कहा जा सकता है हिंदी वह भाषा है जो संस्कृत से पाली, प्राकृत, अपभ्रंश से विकसित होते हुए अपना विशिष्ट रूप बनाए हुए है। आज एक और उपभोक्ता बाजार में हिंदी का वर्चस्व है, दूसरी तरफ हिंदी रोजगार देने वाली भाषा के रूप में विकसित हो रही है। आज हिंदी कंप्यूटर के लिए उपयुक्त व अनुकूल भाषा बनती जा रही है। मैं हिंदी को विश्व की एक महान भाषा मानती हूँ। इस भाषा में जीवन, साहस और ओज सब कुछ है। विदेशियों द्वारा हिंदी को अपनाना, उसकी प्रशंसा करना हिंदी के भविष्य के लिए शुभ संकेत है। निश्चित रूप से हिंदी का भविष्य उज्जवल और स्वर्णिम है। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास मैं आपको अच्छे से समझा पाई होंगी। धन्यवाद।